नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं दंगल। हम मौजूद हैं सुजानपुर में। हिमाचल प्रदेश में ये जगह इसलिए बहुत मशहूर है क्योंकि धूमल परिवार का ये गढ़ माना जाता है। कांगड़ा का ये क्षेत्र जो कि दरअसल सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है हिमाचल की राजनीति में, यही दरअसल तय करेगा कि हिमाचल किस दिशा और दशा में जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरुण जी, यहाँ पर मौजूद हैं अरुण धूमल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनके पिताजी यहीं से चुनाव भी लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और कांग्रेस की तरफ से इस वक्त हमारे साथ विनय शर्मा जी मौजूद हैं। अकेले हैं क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात से ज़्यादा भगवा नहीं दिख रहा है, लेकिन कहते हैं एक बलवान आदमी 100 के मुकाबले। तो विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में अरुण जी मैं आपसे करूँ, कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इसलिए हिमाचल में बार बार आ रहे हैं क्योंकि शायद आप अपनी जड़ें पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, जब जब चुनाव का समय होता है, सभी राजनीतिक दल, उनके सभी शीर्ष नेतृत्व वो वहाँ चुनाव प्रचार करने जाते हैं जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही हार मान ली है, इसलिए कोई भी उनका बड़ा नेता आज शिमला आने से या हिमाचल आने से कन्नी काट रहा है। जो 2-4 लोग आते भी हैं, शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहीं से चले जाते हैं। उनके बीच जनता में जानने की कोई हिम्मत नहीं है क्योंकि उनको पता है कि अगली बार उनका सुपड़ा यहाँ से साफ होने जा रहा है। विनय जी, क्या ये स्थिति है? भाई, राहुल गांधी आ रहे हैं सिर्फ एक दिन यानी 6 तारीख को। या तो केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया है कि आपके मुख्यमंत्री साहब जो है वो एकदम सुपरस्टार हैं, या फिर सारे सुपरस्टार गायब हो गए, सीक्रेट सुपरस्टार हो गए। अजय जी, जो बात आपने कही बिल्कुल सही कही है। एक अकेला आदमी जो है जी, वीरभद्र, वो सब पर भारी है जी। और पूरी बीजेपी उसके साथ टकराने के लिए आ रही है। एक प्रधानमंत्री, 20 के करीब मंत्री और कम से कम 6 मुख्यमंत्री पूरे हिमाचल में गली गली घूम रहे हैं। और ये गली गली घूमना उनको इसलिए पड़ रहा है क्योंकि एक वीरभद्र सब पर भारी और वीरभद्र जो है, देखिए संख्या बल में आप लोग ज्यादा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी आवाज दबा दीजिएगा। यही बीजेपी की रणनीति है, किसी की आवाज दबाओ। तो बताइए, अच्छा चलिए ये बताइए, दब सकती मुझे ये बताइए, जाहिर सी बात है, प्लीज एक मिनट। इनके बहुत सारे सवाल होंगे लेकिन कुछ एक मेरे हैं। ये बताइए कि भ्रष्टाचार का ये मामला जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी का हर बड़ा नेता, यहाँ तक कि अभी अरुण जी भी यही सबसे पहले कहेंगे, क्यों इतना बड़ा बन गया? भाई, एक मुख्यमंत्री के लिए 10 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। इतनी छोटी चोरी क्यों की? भाई बड़ी करते ना, 10,000 करोड़ की करते, 50,000 करोड़ की करते, अच्छा लगता, वजन होता। 10 करोड़ की चोरी। देखिए, ये आरोप है। हिमाचल प्रदेश आज विकास के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव में है। जब दूसरी तरफ इनकी बात आती है तो इनके जो अमित शाह हैं वो खुद तड़ी पार कर दिए गए थे, उसके बारे में ये कुछ नहीं कहते क्योंकि अरुण जी उल जुलूल मुद्दों पर ये बात कर रही है। एक बात का जवाब दें जी, 30 मुख्यमंत्री इस देश में हैं, केवल मात्र एक मुख्यमंत्री जिस हिमाचल को देवभूमि कहा जाता था वो बेल पर है, उनकी धर्मपत्नी बेल पर है। इस बात का जवाब इनको देना चाहिए, क्या कारण है? केवल मात्र हिमाचल का एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो आज बेल पर है, उनकी धर्मपत्नी बेल पर है। वो तो कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेष है, राजनीतिक विद्वेष का आरोप लगाया जाता है। कहा जा रहा है कि भाई केंद्र में आपकी सरकार है और यहाँ आप नहीं चाहते कि किसी भी तरह से कांग्रेस की मामला सरकार रहे। कोर्ट में गया है, कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए हैं, उसके बाद उनको बेल अप्लाई करनी पड़ी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है। ये मामले तब चल रहे थे जब पी चिदम्बरम इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर रहते उनको बचाते रहे, अब उनके वकील बनकर यहाँ पर आते हैं उनके लिए जिरा कर दे, फिर भी कोई उनको बचा नहीं पाएगा। 9 नवंबर तक तो बेल होगी, उनके बाद उनका क्या हश्र होगा? जेल होगी। चलिए अजय जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा, अगर मैं विनय जी जाहिर सी बात है आप बचाव भी करते हो और आपकी रणनीति भी तय होगी। 9 नवंबर के बाद क्या होगा ये तो 18 तारीख को दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से भ्रष्टाचार का ये मामला सुर्खियां पकड़ रहा है, क्या इसकी वाकई में आवश्यकता थी? क्योंकि इसी तरह का आरोप आप लोगों ने पहले धूमल परिवार पर भी तो लगाया था। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचता जी, लोगों को आज नौकरियां चाहिए, लोगों को आज पानी चाहिए, लोगों को आज बिजली चाहिए, लोगों को आज सड़क चाहिए, यही मुद्दे लोग पूछ रहे हैं, व्यक्तिगत किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन पूछ रहे हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश जो है रोजगार देंगे, आज नहीं मिला। 10+2 को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1000 रुपया, 1500 रुपया,
आज तक एक युवा को नहीं मिला। इनसे कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसलिए आज कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता जनता के बीच में जाने से डर रहा है। अजय जी, जब राहुल गांधी जी मंडी रैली में आए, उन्होंने गुजरात मॉडल जो बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, उसकी जो हवा निकाली, उसको सारे जानते हैं। पूरे हिमाचल ने 75,000 लोगों को नौकरियां दी, गुजरात ने 10,000 लोगों को नौकरियां दी। तभी पिछले 20 साल से गुजरात में पिट रहे हैं। गुजरात मॉडल ये है कि कांग्रेस वहां साफ हो चुकी है पिछले 20 साल से, और इनको अभी गुजरात मॉडल पर शक है। पिछले 5 साल में हाँ जी कितना अच्छा और कितना बुरा हुआ सर? सड़कों के हाल आप आए होंगे, देख लियो कि सड़कें क्या हाल है। मैं तो अभी डोल रहा हूँ, देख लिया मैंने। सड़क खड्डे ज्यादा है, सड़कें कम है। अच्छा, ये हमारे राणा जी का हाल। और बोलते हैं हमने ये दिया वो दिया, कुछ भी नहीं दिया, डंडोरा पीटते बस। आपकी सरकार दावा करती है 5 साल में अपने इतना राज्य का विकास किया। कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा कि बहुत क्या आपका ये कहना है, लेकिन जरा बताइए, आज भी 12 लाख नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं हिमाचल प्रदेश में। आज भी पीने का पानी कई जगह मैसर नहीं हो पा रहा। आपके पास सबसे अच्छी साक्षरता है पूरे उत्तर भारत में, इसके बावजूद स्कूलों का इजाफा उतना नहीं हो पा रहा। दिक्कतें हैं, आप मानेंगे कि नहीं? मैं स्कूल के बारे में एक आपको बात बता दूं जी। पिछली बार जो धूमल सरकार थी, उन्होंने कम से कम 1,500 स्कूलों को बंद कर दिया। हिमाचल सरकार जब बदली, उसके बाद 1500 स्कूलों को दोबारा किया। अरुण जी, आप स्कूलें बंद करा देते हैं। वो लोग हैं जो प्राइमरी स्कूल में कॉलेज का फट्टा लगा देते हैं और कहते हैं कि हमने कॉलेज खोल दिया। इनका ये हालत है कि जो स्कूल कॉलेज आज तक है, उनमें ना शिक्षक है, ना लेक्चरर है, ना प्रोफेसर है जी। और ये शिक्षा में गुणवत्ता की बात करते हैं। स्कूल और कॉलेज के नाम पर इन्होंने कैसी शिक्षा की व्यवस्था की है लोगों के लिए, उसके मापदंड को ये बताता है। अपने बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था कहीं और यहाँ के लोगों के लिए प्राइमरी स्कूल में कॉलेज का फट्टा लगा देते हैं। धूमल साहब खुद प्रोफेसर रहे हैं और इन्होंने काफी पढ़ाया भी है। 10 साल तक ये प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने कौन से कॉलेज खोले, इन्होंने कौन से स्कूल खोले? कोई स्कूल नहीं खोला। आज सामने देखिए, आज करोड़ों रुपए की जो आज जिस एसडीएम कोर्ट में इन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा है, वो वीरभद्र सरकार ने दिया। एक और बड़ा मुद्दा, आप दोनों पार्टियों ने इस राज्य में हर 5 साल ऑल्टरनेट राज्य किया है और पिछले 20 सालों से यही ट्रेंड है। आज भी मंडियां वैसे ही पुराने ढर्रे पर चल रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फल एक्सपोर्ट नहीं किया जा सक रहा है, हॉर्टिकल्चर नहीं पनप पा रहा राज्य में। गलती किसकी है ये बताइए। मैं शुरुआत आपसे करूं। हिमाचल जो है गरीब स्टेट है और हमारी हमारी जितनी इनकम है उससे 200 करोड़ ज्यादा एम्प्लॉइज के ऊपर खर्च होता है। और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक नए पैसे की सहायता पिछले 3.5 साल में हिमाचल को नहीं दी। क्या और आज यही केंद्र से कैसे पैसा नहीं मिलता? आप कैसे बात कर रहे हैं? कोई पैसा नहीं आया। आपका 32,000। अरुण धूमल बता। अच्छा अरुण जी प्लीज आप भी बताइए। पैसा दिया हो तो बताइए। कमीशन ने जी हिमाचल प्रदेश को 75,162 करोड़ रुपए दिया है, जबकि फाइनेंस कमीशन कहाँ है? ये बताना चाहिए इनको कहाँ है। कहीं नहीं, कागजों में हो सकता है, कागजों में हो सकता है। देखिए मोदी जी जुमलेबाज हैं, अब अरुण जी भी उसी लाइन पर चल पड़े हैं। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं आपसे, 32,000 करोड़ का आपका सालाना बजट है पिछले साल का, राज्य के ऊपर 50,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। आज की डेट में कर्ज कहीं ज्यादा है, व्यय आपका कहीं ज्यादा है। उससे भी कहीं ज्यादा बुरी स्थिति यह है कि आपका नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर बहुत ही गलत स्थिति में है। भाई आप प्लान करते हैं 1 रुपए का खर्च करने का, आप खर्च करते हैं 1.25 रुपए, कई बार 1 रुपए 75 पैसे। हम ये कहां से आ रहा है? हम जो है वेलफेयर स्टेट है और हमारी सबसे पहली नीति यह है हमारे एम्प्लॉइज खुश रहे, हमारे किसान खुश रहे, हमारे मजदूर खुश रहे। देखिए अभी हमने अजय जी हमने जो सरकार है, सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो 350 करने की बात की है। गरीब की सरकार है, गरीब का सोचती है। आपने जो इनसे सवाल पूछा है, इनको पहले आपको बताना पड़ेगा कि प्लान्ड और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। मेरे मित्र मनरेगा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की 10 साल केंद्र में सरकार रही, उसका जो
इकोनॉमिस्ट सबसे बड़ा माना जाता था मनमोहन सिंह जी को, उनका मॉडल था कि स्कूल में खिचड़ी मिलनी चाहिए, उसके बाद इस देश के युवक को मनरेगा की दिहाड़ी मिलनी चाहिए, और जब शादी कर ले तो 2 रुपये गेहूं 3 रुपये चावल मिलना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी योजना कांग्रेस की सरकार की 10 साल में कोई नहीं थी। मोदी जी की सरकार ने 75,162 करोड़ रुपया दिया। इन्होंने जो अपना पिछली बार का मैनिफेस्टो रिलीज किया था, 222 बिंदु उसमें थे, 108 ऐसे हैं जिनको आज तक टेस्ट नहीं किया गया। इन्होंने कहा था कि 90% तय कर लिया है। इन्होंने इनका अभी प्रेस रिलीज में आपको बता रहा हूं, इनका प्रेस रिलीज है कि मैनिफेस्टो में 2012 में जो बातें लिखी गई थी उसमें से 90% कार्यान्वित हो चुका है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, इनका आपका पिछली बार का मैनिफेस्टो देखे, उसमें कहा था कि 7500 किलोमीटर नए रोड बनाएंगे, 700 किलोमीटर भी नहीं बने। इन्होंने कहा था 2000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज की एडिशन होगी, 1 किलोमीटर नहीं बढ़ा। मोदी जी की सरकार ने 64 नए नेशनल हाईवेज दिए, इन लोगों से डीपीआर तक नहीं बन पाई। ये इनका हाल है। अरुण जी बाकी सारी बातें छोड़ के एक बात बता दे, पूरी जनता को 15 लाख किसके अकाउंट में आए, 2 करोड़ नौकरियां किसको मिली? एक बात बता दे, एक बात। 15 लाख अगर किसी के अकाउंट में आए, मैं अपनी मूछें कटवा दूंगा। एक बंदा यहाँ बता दे। चलिए, भले हम मानते हैं कि अमित शाह जी ने इस पर स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने कहा कि चुनावी बात जुमला है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो काला धन देश में वापस लाने की बात थी और काला धन की बात कही जा रही थी, डिमोनेटाइजेशन के बाद काला धन कहीं आता दिखा नहीं। क्या ये बात आप लोग को जरा कचोटती नहीं है कि आखिरकार डिमोनेटाइजेशन के बाद जितने केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं, जो अंडर स्क्रूटनी हैं, विद इन प्रोसेस वो पैसा वापस आएगा। आप देखिए कितना बड़ा क्रांतिकारी ये निर्णय था। क्या आप सोच सकते थे कि कोई सरकार ऐसा फैसला ले सकती है? ये गरीबों के हित में लिया गया काला धन के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई मोदी जी की सरकार की थी। इसलिए लोगों का विश्वास मोदी जी में है। एक फायदा बता दें उसका, एक फायदा डिमोनेटाइजेशन का, एक फायदा बता दें, एक फायदा बता दें डिमोनेटाइजेशन का, एक फायदा बता दें कि किसके, कौन सा कांग्रेसी जो है जिन्होंने बड़ा दावा किया था कि कांग्रेसियों का काला धन पकड़ा जाएगा, काला धन पर 1 पैसे का काला धन पकड़ा, बता दें। मुख्यमंत्री की दूसरी बात अजय जी, दूसरी बात ये कि जैसे ही डिमोनेटाइजेशन 9 तारीख को हुई, उससे 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में जमीनें खरीदी, सारा काला धन उसमें डाला। इनको कहां से पता लगा? इनको कहां से पता लगा? इनका कोई औचित्य नहीं होता। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश विकास के लिए तो तरस ही रहा है, इसके साथ साथ रोजगार और लोगों की बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए भी तरस रहा है। क्या योजना है आपकी? आपकी पार्टी की सरकार बनती है, आपके पिताजी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या पहला बड़ा काम आप करें? सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि शिक्षा में गुणवत्ता हो। जब तक हमारे युवा को सक्षम नहीं बनाया जाएगा, तब तक युवा रोजगार, स्वरोजगार या कारोबार के लायक नहीं बन पाएगा। कांग्रेस के 60 साल के इतिहास में शिक्षा की गुणवत्ता खत्म कर दी गई। हम कितने समय में आपकी बातों को सत्यापित होता देख सकते हैं और पूछ सके कि अरुण जी, आपने न्यूज नेशन पे ये कहा था, कब हुआ? मैं मानता हूं अगली बार जब ये कार्यक्रम करने आप आएंगे, तब तक आपके पास एक प्रश्न पूछने को नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करते रहेंगे। अजय जी, आज अरुण हमारे सामने इंटेलिजेंट आदमी है जी, धूमल साहब हमारे सामने इंटेलिजेंट आदमी है, अनुराग ठाकुर जो हैं वो हमारे सामने इंटेलिजेंट आदमी हैं जी। ये सारे कांग्रेस सरकारों के स्कूलों में पढ़े हुए हैं। ये कांग्रेस सरकारों ने जो प्लानिंग बनाई उसी से पढ़कर आए हैं, ये बाहर से नहीं आए हैं। अगर अरुण विदेशों से पढ़कर आए हैं, हमें बताएं। ये कांग्रेस सरकारों ने जो नीतियां बनाई हैं, आज देश अंतरिक्ष तक पहुंच गया, आज देश मंगलयान तक पहुंच गया। मैंने वही तो बोला कि आप मोदी सरकार की एक नीति बता दो, ये घुमा के करप्शन पे ले आएंगे, ये कभी इधर ले आएंगे, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं जी, जो गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर 15-15 लाख रुपए के अकाउंट में डालेंगे, नहीं दिए। 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां देंगे, नहीं दिए। ये बताइए, सबसे पहले 5 साल आपकी सरकार ये बात नहीं, पहले इनको ये मानना चाहिए था कि ये सब जुमलेबाजी थी, हम नहीं दे सकते। इनकी 40 लाख नौकरियां हर साल जा रही हैं, 40 लाख। सरकार ने वायदा किया था कि एग्रीकल्चर कमीशन बनाया जाएगा, ताकि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर ध्यान दिया जाएगा। इनके मैनिफेस्टो में था, कुछ नहीं किया गया।
40% भूमि को सिंचित भूमि के रूप में ऐड किया जाएगा। 1% ऐड नहीं की। ये किस बात की बात करते हैं? इनके पास विकास के नाम पर कुछ कहने को नहीं है। 5 साल में इनकी सरकार ने किया क्या? एक चीज बताइए, जो अगर आपकी सरकार बनती है तो वो आप करेंगे जो अभी नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हम ये कहते हैं कि हमने पिछली बार 75,000 नौकरियां दी, अगली बार हम 1.5 लाख नौकरियां देंगे। ये हमारे घोषणा पत्र में है। वहीं मनरेगा में जो गरीब लोग हैं उनकी 250 रुपए से दिहाड़ी बढ़ाकर 350 करने की बात वीरभद्र सरकार ने की है, वो हम करके दिखाएंगे। इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैंने पहले कहा कि 30 मुख्यमंत्री में एक मुख्यमंत्री है जो बेल पर है, धर्मपत्नी बेल पर है। जिस रोजगार की ये बात करते हैं, इनके मुख्यमंत्री के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह। वो पिछली बार बेरोजगार थे, डिपेंडेंट थे। मुख्यमंत्री जी के एफिडेविट के अनुसार उनके पास 40 लाख की प्रॉपर्टी थी। अभी जो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है, 84 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी दिखाई गई है। उसमें उनका 30 करोड़ रुपए का एक फार्म हाउस दिल्ली में अटैच हो गया। वो उन्होंने तब लिया जब कॉलेज में पढ़ते थे। और ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करते हैं। मुझे तो बहुत अजय जी, 16,000 गुना इनकम अमित शाह के बेटे की बढ़ गई। ये पूरे हिमाचल के लोगों को बताएं, ये कहां से बढ़ गई, ये अरुण बताएं हमें। आखिरी सवाल आप दोनों से आखिरी सवाल। सरकार को चलाने के लिए जो पारदर्शिता चाहिए, क्या वो पारदर्शिता बीजेपी की सरकार प्रदर्शित करेगी? क्या आज लोगों के पास ये जानकारी होगी कि हाँ, हमारी सरकार के पास इतना पैसा आ रहा है, ये ऐसे खर्च हो रहा है, ये पारदर्शी तरीका है? क्योंकि दुनिया भर में हर चीज पारदर्शी है, हिंदुस्तान में नहीं। क्या आपकी सरकार ये पहल कर सकती है अगर आपकी सरकार बनती है तो? सूचना क्रांति के युग में ये संभव है कि आप एक एक चीज पाई का हिसाब रख सके। हम उसका इस्तेमाल करेंगे और पारदर्शिता वाली भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का हिमाचल की जनता से वायदा करते हैं। बहुत खूब। मैं यही आपसे भी जानना चाहता हूँ, पिछले 5 साल आपने क्या किया, इसके बारे में इसका जनता तय करेगी। लेकिन अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या वो पारदर्शी सरकार होगी, ताकि कल कोई ये न कहे कि वीरभद्र सिंह चोर हैं? क्या ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि चोर हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 75,000 युवाओं को नौकरी दी। हमारे पास सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए हमारी सरकार 1.5 लाख नौकरियों का प्रावधान करने वाली है, और वो भी सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट में नहीं। चलिए, प्राइवेट क्षेत्र में नहीं, सब कुछ पारदर्शी होगा ना? युवा जो है वो हमारे सबसे बड़ा सब पारदर्शी होगा, बिल्कुल पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। हाँ जी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर सी बात है, चुनाव और चुनाव की परिणति पर तय होता है कि आखिरकार मतदाता कहां और किस दिशा में जा रहा है। मुद्दे कई हैं, लेकिन आखिरकार तय जनता को करना है। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।